आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक तरह की जासूसी, प्राचीन भारत के इतिहास की गहराइयों में। हम उन सुरागों का पीछा करेंगे जो हजारों साल पहले पीछे छूट गए थे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहासकार अतीत की कहानी को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर हमें कैसे पता कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। सोचिए, इतिहास एक बहुत बड़ी बिखरी हुई पहेली की तरह है और इसे सुलझाने के लिए हमें उन टुकड़ों को ढूंढना पड़ता है जो वक्त की धूल में कहीं खो गए हैं। और इस पहेली के जो टुकड़े हैं ना, वही हैं वो सुराग जो इतिहास पीछे छोड़ गया है। ये सुराग ही एक इतिहासकार का टूल किट है। तो चलिए हम भी जासूस बनकर इस टूल किट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर अतीत को समझने के लिए क्या-क्या औजार हैं। तो आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम बात करेंगे इस जमीन के अलग-अलग नामों की, फिर देखेंगे पत्थर और धातु में छिपे संदेश, उसके बाद अतीत की भव्य निशानियों पर नजर डालेंगे और आखिर में चलेंगे लिखित रिकॉर्ड्स की तरफ। हर कदम एक नया सुराग। तो चलिए सबसे पहले सुराग से शुरू करते हैं, और वो है नाम। देखिए, किसी जगह का नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होता, वो अपने आप में इतिहास की एक पूरी किताब होता है। और जब बात इस उपमहाद्वीप की हो तो नामों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जैसे पुराने जमाने में इसे आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त कहा जाता था। फिर जब यूनानी आए तो उन्होंने इसे इंडिया कहा। मध्यकालीन लेखकों की बात करें तो उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान नाम इस्तेमाल किया। भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, और जो नाम आज हम इस्तेमाल करते हैं भारत, उसके बारे में माना जाता है कि वो ऋग्वेद में बताई गई एक ताकतवर जनजाति भरत के नाम पर पड़ा। देखिए कितने नाम, कितनी कहानियां। नामों की कहानी तो हमने समझ ली। अब बारी है उन सबूतों की जिन्हें हम छू कर देख सकते हैं, यानी हमारे जासूसी किट का अगला हिस्सा, पुरातात्विक साक्ष्य। ये वो बातें हैं जो पत्थरों और धातुओं पर लिख दी गईं और हमेशा के लिए अमर हो गईं। और ये शिलालेख कमाल के हैं, एकदम टाइम कैप्सूल की तरह। जरा सोचिए, 1400 ईसा पूर्व का बोगसजोई शिलालेख हमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण के बारे में बताता है। और फिर कई सदियों बाद 510 ईस्वी का ऐरान शिलालेख सती प्रथा का पहला सबूत पेश करता है। एक पत्थर पर लिखा एक वाक्य हमें उस समाज की कितनी बड़ी कहानी बता जाता है। लेकिन इन पत्थरों पर लिखा क्या है, ये समझना हमेशा आसान नहीं था। सालों तक अशोक के शिलालेख एक पहेली बने रहे, कोई उनकी लिपि पढ़ ही नहीं पाता था। फिर आया साल 1837 और जेम्स प्रिंसिप नाम के एक स्कॉलर ने ये कोड तोड़ दिया। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया और बस ऐसा लगा जैसे इतिहास का एक पूरा खोया हुआ चैप्टर अचानक हमारी आंखों के सामने खुल गया हो। और इन शिलालेखों से पता क्या-क्या चलता है? सिर्फ राजा महाराजाओं की बातें नहीं, बल्कि आम जिंदगी की झलकियां भी। जैसे सगौरा शिलालेख से पता चलता है कि उस जमाने में सूखा राहत के लिए कैसे काम होता था। महास्थान शिलालेख गांव के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। वहीं जूनागढ़ शिलालेख सुदर्शन झील के बनने की कहानी सुनाता है, और भितरी शिलालेख हूणों के आक्रमण का जिक्र करता है। और हाँ, ऐहोल शिलालेख तो हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच की बड़ी लड़ाई का पूरा ब्यौरा देता है। वाकई हर पत्थर एक कहानी कहता है। पत्थरों की कहानियों के बाद अब बात करते हैं एक और छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी सुराग की, सिक्के। जी हाँ, ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े अपने दौर की बड़ी बड़ी कहानियां सुना जाते हैं। तो एक सिक्का हमें क्या बता सकता है? बहुत कुछ। वो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उस दौर का एक छोटा सा अखबार है। जैसे समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते दिखाया गया है। इससे उनकी कला में रुचि का पता चलता है। कनिष्क के सिक्कों से ये साफ हो जाता है कि वो बौद्ध धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को हराया तो इस जीत की खुशी में खास चांदी के सिक्के जारी किए। और सबसे मजेदार, जब अरिका मेडू जैसी जगहों पर रोमन सिक्के मिलते हैं तो ये उस जमाने के ग्लोबल ट्रेड का पक्का सबूत बन जाते हैं। और हाँ, सिक्के अर्थव्यवस्था का हाल भी बताते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, कुषाणों ने जो सोने के सिक्के जारी किए वो सबसे शुद्ध थे, प्योरिटी में बेस्ट। वहीं गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, मतलब क्वांटिटी में सबसे आगे। दोनों बातें उस दौर की आर्थिक ताकत की अलग अलग कहानियां कहती हैं। छोटे छोटे सुरागों से आगे बढ़कर अब हम चलते हैं उन भव्य निशानियों की तरफ जिन्हें देखकर आंखें खुली रह जाती हैं, यानी स्मारक और कला। ये वो सबूत हैं जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं।
अगर हम वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के सफ़र को देखें तो ये भी एक कहानी है। स्तूप बनाने का आइडिया बहुत पुराना है। इसका जिक्र ऋग्वेद तक में मिलता है। फिर 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व से बौद्ध विहार और बड़े बड़े स्तूप बनने लगे। और फिर आया गुप्त काल, जब से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और भारतीय आर्किटेक्चर ने एक नया मोड़ लिया। और इन्हीं मंदिरों के निर्माण में 3 बड़े स्टाइल उभरकर सामने आए। उत्तर में नागर, बीच में वेसर और दक्षिण में द्रविड़। हर स्टाइल की अपनी खूबसूरती, अपनी पहचान है। बिल्डिंग्स के साथ साथ मूर्ति कला भी विकसित हो रही थी। एक दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध की जो सबसे शुरुआती मूर्तियां मिली हैं वो गांधार स्टाइल में बनी हैं, और इस स्टाइल पर ग्रीक यानी यूनानी आर्ट का असर साफ साफ दिखता है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां मिलकर कुछ नया और खूबसूरत बना सकती हैं। तो अभी तक हमने उन सुरागों की बात की जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। अब हम चलते हैं उन सबूतों की तरफ जो लिखे गए हैं, यानी साहित्यिक साक्ष्य। ये वो किताबें और ग्रंथ हैं जिन्होंने सदियों का सफ़र तय किया है हम तक पहुंचने के लिए। मोटे तौर पर देखें तो ये लिखित सबूत 2 तरह के हैं। एक तरफ है धार्मिक साहित्य, जैसे वेद, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथ, जो हमें उस समय के विश्वास और दर्शन के बारे में बताते हैं। और दूसरी तरफ है सेक्युलर साहित्य, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र या कल्हण की राजतरंगिनी, जो हमें राजनीति, समाज और इतिहास के बारे में सीधे सीधे जानकारी देते हैं। और अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो वेदों का जिक्र सबसे पहले आता है। 4 वेद हैं। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति में लिखे गए भजन हैं। सामवेद, जो इन्हीं भजनों का संगीतमय रूप है। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम हैं। और अथर्ववेद, जिसमें तंत्र मंत्र और जादू टोने से जुड़ी बातें हैं। ये ग्रंथ उस दौर के समाज की बुनियाद थे। तो हमने पत्थर देखे, सिक्के खंगाले, स्मारकों को समझा और किताबों के पन्ने पलटे। इतने सारे अलग अलग सुराग। लेकिन इतिहास की असली तस्वीर तब बनती है जब इन सब सुरागों को एक साथ जोड़ा जाता है। जी हाँ, इतिहास इन सभी सुरागों को एक धागे में पिरोकर ही भुना जाता है। ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है। सोचिए, जब एक सिक्के पर मिली जानकारी किसी किताब में लिखी बात को सच साबित कर देती है, या किसी शिलालेख से एक पुरानी इमारत का मकसद समझ में आ जाता है, तब जाकर अतीत की एक भरोसेमंद और पूरी कहानी बनती है। तो जैसा हमने आज देखा, हमारे पास अतीत को समझने के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के सुरागों का खजाना है। पुरातात्विक यानी जमीन से मिले सबूत, और साहित्यिक यानी किताबों में लिखे रिकॉर्ड्स। और सबसे जरूरी बात, ये जो इतिहासकार का टूलकिट है ना, ये कभी बंद नहीं होता। इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली खोज है। हर रोज कोई नई खुदाई, कोई नया शिलालेख मिलता है और हमारी समझ थोड़ी और बेहतर हो जाती है। कहानी हमेशा बदलती रहती है और साफ होती जाती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल मन में रह जाता है कि प्राचीन भारत के और न जाने कितने राज जमीन के नीचे दबे हैं, या पुरानी पांडुलिपियों में बंद हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये जासूसी कभी खत्म नहीं होगी।